हाँ यार, इस एक वीडियो में सारे के सारे चैप्टर समरी पोएटिक डिवाइसेस के साथ और PYQ MCQ और ये डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हर चैप्टर के वर्कशीट मिल जाएंगे। वर्कशीट में सारे MCQs PYQs कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस और सब कुछ रहेगा। तो ये पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक कर दो देखने से पहले ही। और स्टार्ट करते हैं अपनी टर्म 1 की चारों पोयम एक वीडियो में का ओवरव्यू। यार देखो, एक आदमी होता है अपना पोएट जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसका पूरा दिन यार बहुत ही दुखी जा रहा होता है, बहुत ही बेकार सा दिन जा रहा होता है। और वो राह से गुजर रहा होता है, यानी कि रास्ते से जा रहा होता है और बर्फबारी का मौसम होता है। पेड़ के नीचे एक वो रुकता है। पेड़ कौन सा होता है? हेमलॉक ट्री। ये सब अभी हम डिटेल में देखेंगे। पेड़ के नीचे वो एक रुकता है, पेड़ पे बैठा होता है कौवा। कौवा पेड़ हिला देता है और हमारे पोएट के ऊपर गिर जाती है बर्फ। और उसके बाद क्या होता है यही देखना है इस पोएम में। अब देखो, ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा इंसिडेंट है, यानी कि पोएट जा रहा था, उसके ऊपर बर्फ गिर गई। तो अब ये नॉर्मल इंसान तो है नहीं कि ये गुजर जाए। ये है पोएट, यानी कि कवि। ये वहां पर बैठ के बना दी एक पोएम, कुछ सोच समझ के इन्होंने पोएम लिखी है और काफी शानदार लिखी है। तो आओ चलते हैं हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समरी पे। आते हैं पहले स्टैंजा पे। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, यानी कि जिस तरह से कौवे ने, शूक का मतलब हिलाना, हिलाकर मेरे ऊपर। शूक डाउन ऑन मी, क्या हिलाया था? उस कौवे ने हिलाया था पेड़, जिस पेड़ पर वो बैठा था। हमारे पोएट जा रहे थे, रास्ते में रुक गए, ऊपर पेड़ था, पेड़ के ऊपर बर्फ थी और वहां आके बैठ जाता है कौवा और वो पेड़ हिला देता है। फिर आगे, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि डस्ट का मतलब यहाँ पर है कि भुरभुरी सी, यानी कि पतली पतली छोटी छोटी जो बर्फ की वो होती है, जैसे हम लोग गोला बना के खाते हैं वो। द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो के पार्टिकल्स फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, वही पेड़ जिस पर बर्फ लदी हुई थी। और वो पेड़ कौन सा था? हेमलॉक ट्री। यार हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, यानी कि जहरीला पेड़। और जैसे हमारे यहाँ पे बिल्लियों को मानते हैं एक बैड लक का साइन, उसी तरह से फॉरेन कंट्रीज में क्रो यानी कि कौवे को मानते हैं एक बैड लक का साइन, कि अब यार ये हो गया, मेरे सामने से कौवा चला गया, ये हो गया, अब तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। और कौवा तो कौवा, ऊपर से पोएट को मिल गया हेमलॉक ट्री, यानी कि एक जहरीला पेड़। तो अब दोनों साइन थे बैड लक के। तो क्या पूरा का पूरा दिन पोएट का खराब गया? आगे देखते हैं। तो नहीं यार, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि जैसे ही बर्फ गिराता है कौवा उसके ऊपर, सडनली वो रियलाइज करता है कि यार अभी तक का पार्ट, इस दिन का अभी तक का पार्ट मैंने पूरा का पूरा तो सिर्फ सोचने में ही बिता दिया। यार मैं सिर्फ सोचता रहा, एक अपनी फीलिंग में फंसा रहा, इतनी सॉरोनेस की फीलिंग में फंसा रहा और पूरा का पूरा दिन सोचते सोचते ही बीत गया। और ये बात उसे रियलाइज होती है जैसे ही वो इंसिडेंट होता है कौवे वाला। तो क्या कौवे वाले इंसिडेंट के बाद उसका दिन और खराब हुआ? नहीं, उसे समझ में आ गया कि मैं अपना दिन अब तक खराब कर रहा था और उसे इनलाइटमेंट होती है कि यार हाँ, अभी तक का मेरा दिन तो खराब गया, बट आने वाला भी जो मेरा दिन का जो पार्ट बचा है वो मैं खराब नहीं होने दूंगा। यही बात लिखी है इस पोएम के स्टैंजा 2 में। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि हैज़ गिवन माई हार्ट, यानी कि मेरे दिल को अ चेंज ऑफ मूड, मूड में उसके बदलाव आ जाता है, यानी कि उसके मन में बदलाव आ जाता है। किसके? पोएट के। अब क्या बदलाव आ जाता है यार? देखो, पहले उसका मूड कैसा होता है? बिल्कुल खराब, और सोचने में, और पूरा दिन से सोचने में बेकार किया था और पूरा खराब सा दिन बीत रहा था। बट जैसे ही वो इंसिडेंट होता है उसको रियलाइज होता है कि हाँ यार, मैंने तो पूरा दिन अपना सोचने में ही बिता दिया और इस वजह से मेरा दिन खराब हो रहा था, क्योंकि मैं फालतू की चीजें सोच रहा था। कि जिस हेमलॉक ट्री और क्रो को सब लोग बैड लक का सिंबल समझते हैं, उन्हीं दोनों चीजों की वजह से, उस एक इंसिडेंट की वजह से उसे रियलाइज होता है कि मेरा दिन खराब जा रहा था और इसके बाद का उसका दिन काफी सही बीतता है यार। क्योंकि उससे ये भी रियलाइज हो जाता है कि क्यों खराब जा रहा था, मेरे खुद के सोचने की वजह से मेरा पूरा दिन खराब जा रहा था। यही बात पोएट ने आगे लिखी है लाइन में। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड, यानी कि उस कुछ पार्ट को बचा लिया, क्योंकि दिन तो पूरा खराब जा ही रहा था। अब जो बचा हुआ पार्ट था उस पार्ट को सेव कर लिया। ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड, रीव्ड, रीव्ड का मतलब क्या होता है? RUED, हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि सॉरनेस के फीलिंग में सोचते सोचते खराब सा दिन पूरा बीता था। उस दिन के बचे हुए हिस्से को बचा लिया इस इंसिडेंट ने। क्या था इंसिडेंट? पोएट जा रहा होता है, रुकता है थोड़ा सा एक पेड़ के नीचे, पेड़ पूरा बर्फ से लदा होता है और बैठा होता है कौवा। पेड़ और कौवा, पेड़ जहरीला और कौवा काला, जो दोनों ही बैड लक के सिंबल। कौवा हिला देता है, पेड़ से ऊपर से गिर जाती है बर्फ। बट इस इंसिडेंट के बाद
चेंज हो जाता है पूरा का पूरा मूड हमारे पोएट का। और इससे पर है ये पूरी पोएम, और ये इस हमारी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समरी। आई होप तुम समझ गए यार। क्वेश्चन तो तुम्हारे सारे के सारे डिटेल्ड आंसर के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई वर्कशीट में मिल जाएगा, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें बता देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और फिर हम देखेंगे इस पोएम की राइम स्कीम और इस पोएम में यूज़ किए गए पोएटिक डिवाइसेस जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही दिया हुआ क्वेश्चन, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड एंड हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज। ये इंपॉर्टेंट है कि पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ। तो मैंने तुम्हें बताया कि जब वो इंसिडेंट होता है क्रो का पैर हिलाना और फिर बर्फ़ गिर जाना, वो इंसिडेंट के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने सोचते सोचते पूरा दिन अपना ख़राब किया है, बट अब ऐसा नहीं। अब वो रिफ्रेश फील करता है कि अब मैं आने वाला समय, अपना आने का बचा हुआ दिन पूरा अच्छे से इंजॉय करके बिताऊंगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अब ये एक मॉरल क्वेश्चन है। मॉरल क्या है इस पोएम का? मॉरल सिंपल शब्दों में यही है कि कोई भी चीज़ हो वो बैड लक या गुड लक तभी होगी जैसा हम मानेंगे और जैसा हम उसे परस्यू करेंगे आगे के समय में। कैसे? अगर कोई बिल्ली रास्ता काट गई और तुम सोचो कि यार सच में बिल्ली बैड लक होती है, तो जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बिहेव करोगे और पूरा दिन तुम्हारा खराब जाने वाला है। बट अगर तुम सोचोगे कि नहीं यार, इससे तो मेरे दिमाग में कुछ स्ट्राइक किया कि अरे यार ऐसा, तो अब तो मेरा दिन और अच्छा जाएगा, तो सच में तुम्हारा दिमाग वैसे काम करेगा, तुम वैसे काम करोगे और पूरा दिन तुम्हारा अच्छा जाएगा। तो अगली बार से जब भी तुम बिल्ली देखना, तो ये नहीं कि तुम वहीं बैठ के अपनी तांत्रिक विद्या चालू कर दो। और हाँ, पोएटिक डिवाइसेस की ओर बढ़ने से पहले तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि वो सच में बर्फ थी जो पोएट के ऊपर गिरी थी? क्योंकि वाइट वाइट तो कुछ और भी होता है यार। अब हम आते हैं पोएटिक डिवाइसेस क्या यूज किए गए हैं इस पोएम में, यानी कि किस तरीके से वर्ड्स का यूज किया गया है पोएम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। देखो, पोएटिक डिवाइसेस, सारे पोएटिक डिवाइसेस एक अलग वीडियो में बना के समझा दूंगा एग्जाम से पहले, बट यहाँ पर किसी भी पोएम में पोएटिक डिवाइसेस जब भी ढूंढना, तो सबसे पहले देखना कि क्या पोएम के एक लाइन के एंड में कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ऐसा कोई भी साइन यूज हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं, ऐसी जो भी पोएम होती है जिसमें वो साइंस यूज नहीं होते हैं, वहां पर एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसका नाम है इंजैम्पमेंट। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखना, दूसरी चीज तुम पोएम में नोटिस करना कि क्या कहीं भी कोई 2-3 वर्ड जिसका पहला पहला लेटर सेम है वो रिपीट हो रहे हैं। जरा देखो इस पोएम में, पहली लाइन में नहीं, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं है, चौथी में नहीं है, पांचवी में देखो, हैज गिवन माई हार्ट। हैज और हार्ट का एच मैच हो रहा है। वैसे तो सेव्ड सम पार्ट ऑफ लाइफ में भी एस मैच हो रहा है, यानी कि 2 लेटर साइमल्टेनियसली यूज किए गए हो। वहां पर होता है एक पोएटिक डिवाइस जिसका नाम है एलिटरेशन। और यार, किसी भी पोएम की राइम स्कीम निकालनी हो तो बस तुम एंड वाले वर्ड्स देखो, एंड वाले वर्ड्स कैसे कैसे मैच करने हैं, बस ये देखना है। देखो, क्रो फिर मी मैच नहीं कर रहे हैं, क्रो मी, क्रो और स्नो मैच कर रहा, मी और ट्री, और ए से हमेशा स्टार्ट करना। तो क्रो को वाली लाइन को नाम दे दो ए, फिर नीचे वाली को बी, फिर ए, फिर बी। उसी तरीके से सेकंड स्टैंजा है सी डी, तो ए बी सी डी, ये है पोएम की राइम स्कीम। अब देख लो यार कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। हु शूट डाउन द हेमलॉक ट्री, किसने लाया था? क्रो। कौन सा पेड़ था? हेमलॉक ट्री। इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर, यानी कि पहले कौन से मूड में था पोएट? ऑफ कोर्स सैड था, उसके बाद उसका मूड चेंज हुआ था। फिर क्या उसका बच गया था? पोएट का क्या बचा था? कुछ पार्ट ऑफ डे, आगे का आने वाला पार्ट ऑफ डे, यानी कि ऑप्शन सी। फिर कौन है पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम सुन सुन के तुम सब पक चुके हो। फिर उसके बाद 5 के बाद ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क हैं यार। ये क्या बात करता है यार वही अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट चचा, ये अब सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कैसे खत्म होगा, और हमें बता भी रहे हैं कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी। एक इन्होंने ले रखा है फायर और एक इन्होंने ले रखा है आइस। अब फायर एंड आइस का मतलब ये नहीं कि आग और बर्फ से खत्म हो जाएगी, नहीं, यहां पर कुछ और मतलब है। फायर का मतलब इन्होंने रखा है डिजायर, यानी कि इच्छा, और आइस का मतलब रखा है हेटेड, यानी कि घृणा। अब यहाँ पर ये पूरी पोयम में यही बात करते हैं कि क्या फायर से खत्म होगी या आइस से खत्म होगी, या ये दुनिया दोनों ही से खत्म हो सकती है। आओ समझते हैं पूरी बात एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समरी से। पहले स्टैंजा पे आते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, यानी कि पोएट कह रहा है हमसे
कि यार कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये फायर में खत्म हो जाएगी, फायर के वजह से खत्म हो जाएगी। फायर क्या है यहाँ पे? डिजायर्स, यानी कि हमारी इच्छाओं की वजह से। अरे यार कई लोग कहते नहीं है कि जिस तरह से हम प्रगति कर रहे हैं, साइंस की प्रोग्रेस जिस तरह से हम प्रगति कर रहे हैं, वो प्रोग्रेस अभी के लिए तो अच्छी है बट वो सस्टेनेबल नहीं है, आगे चल के उसके बैड इफेक्ट्स होंगे। हम अपनी डिजायर, अपनी इच्छाओं के कारण सब कुछ पाने के चक्कर में हम पूरा फॉसिल फ्यूल्स खत्म करते जा रहे हैं, जिन सब के बैड इफेक्ट्स हमें आगे देखने को मिलने वाले हैं। एंड सम से इन आइस, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इच्छाएं नहीं, हमारी घृणा, एक दूसरे की तरह नफरत, यही काफी है इस दुनिया को खत्म करने में। जैसे कि देखो ना यार, कितने देश पीछे रह गए क्योंकि उनके देश में ही लोग आपस में नफरत कर रहे हैं, धर्मों के बीच लड़ाइयां हो रही हैं। और कहीं ना कहीं ये दुनिया अगर पीछे है तो उसका भी रीजन यही है कि कई देश आपस में लड़ रहे हैं किसी एक चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान लड़ते हैं कश्मीर के लिए एंड ऑल। तो ये सारी चीजें भी पोएट को लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया खत्म करने के लिए। फिर अगला, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब यहाँ पर टेस्टेड का मतलब चखना नहीं है, पोएट का मतलब है कि जितना वो जानता है अभी तक, टेस्टेड का मतलब जितना वो जान पाया है अभी तक डिजायर्स को, यानी कि इच्छाओं को, तो उसे लगता है आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर, यानी कि जितना वो जानता है इच्छाओं को कि इच्छाएं कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो उसका मानना भी यही है कि हाँ, दुनिया फायर से यानी कि डिज़ायर से ख़त्म हो सकती है। देखो यार, यहाँ पर सारी मीनिंग्स तुम समझ ही रहे होगे। फेवर का मतलब यहाँ पर होता है सपोर्ट करना। फिर आते हैं अगला स्टैंजा पे, सेकेंड स्टैंजा, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी कि हमारे पोएट कहते हैं कि अगर एक बार तो ख़त्म चलो हो जाएगी मान लो, बट अगर दूसरी बार भी ख़त्म होना हो, दुनिया फिर से बन गई, फिर ख़त्म होना हो, तो आइस भी कम नहीं है। आगे वही लिखा है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। क्या क्या बोल गया, इन सब का मतलब वही है। पोएट कहते हैं कि हाँ यार, फायर यानी कि डिजायर्स, इच्छाएं तो मार सकती हैं, बट अगर दुनिया को दो बार, दूसरी बार खत्म होना हो, तो आइस यानी कि हेटेड, जो हमारे बीच घृणा है, वो भी डिस्ट्रक्शन के लिए आइस इज ग्रेट, यानी कि वो ग्रेट है, काफी पावरफुल है। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है बी सफिशियंट, और सफिशियंट होगी इस दुनिया को खत्म करने के लिए, कम नहीं पड़ने वाली घृणा। कैसे? देखो यार, कितने लोग, कितने देश पीछे रह गए सिर्फ घृणा की वजह से। वहां पर चाहे अमेरिका और जापान की बात हो, चाहे इंडिया और पाकिस्तान की बात हो, आपस में लड़ाई की वजह से आज भी उसका इफेक्ट दिखता है, चाहे वो इकोनॉमी हो देश की या फिर देश के लोगों पर, और ये देश पीछे रह रहा है। उसी तरह से अगर सब के सब लड़ गए, अपनी घृणा को सामने ला दिया, सबके मन में घृणा है बट सब दबाए बैठे हैं, सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, बट अगर जिस दिन ये सब लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने लग गए, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ नफरत दिखाने लग गए, तो सच में ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा मानना है हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का। तुम्हारा क्या मानना है कि कैसे ज़्यादा दुनिया खत्म हो सकती है? फायर यानी कि डिजायर्स, हमारी बढ़ती इच्छाओं के कारण हम जो जो करते जा रहे हैं खिलवाड़ उनसे, या फिर हेटेड यानी कि एक दूसरे के बीच जो घृणा हो रही है उससे। आई होप ये लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समरी तुम समझ गए। अब यार कुछ एमसीक्यूज जो इस चैप्टर से बन सकते हैं, जैसे कि ये पहला वाला जो सबसे रेलिवेंट है, व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन? क्या हो सकता है कॉज? फायर, आइस, बोथ या नन? ऑफ कोर्स बोथ, क्योंकि पोएट ने बोथ को बताया है कि दोनों डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम? पहला ऑप्शन क्या है? लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, दूसरा डेथ इज इनविटेबल, और एवरीथिंग इज ट्रांजिस्टरी, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? बोथ बी एंड सी। क्या लगता है तुम्हें? यार देखो, जो ये पहला वाला ऑप्शन है ना, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। पोएम में कंप्लीटली बताया गया कैसे डिस्ट्रॉय होगा और कैसे सब कुछ ट्रांजिस्टरी है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोथ बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हाउ कैन आइस या फायर, मतलब आइस या फायर, ब्रिंग एन एंड टू द वर्ल्ड? तो वही ऑप्शंस देख लो। क्यों? अब आइस क्यों ला सकती है वर्ल्ड को एंड पे? क्यों? क्योंकि आइस क्या सजेस्ट करती है हमें? आइस यहाँ पर क्या सिंबलाइज करती है? आइस यहाँ पर सिंबलाइज करती है हेटेड को। अगर फायर होता क्वेश्चन में तो उसका करेक्ट ऑप्शन होता हमारा डिजायर वाला। बस यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, और अगर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बनेंगे तो वो राइम स्कीम, पोएटिक डिवाइसेस, जो सब हम अब डिस्कस करने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं इसके पोएम में यूज किए गए पोएटिक डिवाइसेस की तरफ। यार पोएटिक डिवाइसेस नाम सुन के डरना नहीं है। पोएटिक डिवाइसेस का मतलब होता है किस तरह से पोएट ने वर्ड्स का यूज करके, वर्ड्स को इधर उधर करके
पोएम को ब्यूटीफुल बनाया है। और पोएटिक डिवाइसेस ढूंढने का अच्छा तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है कि सबसे पहले देखो कि क्या पोएम में लाइंस के एंड में क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप ये सब लगा हुआ है। तो देखो पहली लाइन में नहीं है, दूसरी में है बट, ठीक है। तो क्या देगा, ऐसा 2 लाइन दे देगा या 1 लाइन दे देगा और पूछेगा इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। बट अगर हम पहला स्टैंजा छोड़ के सेकंड स्टैंजा में आते हैं तो पहले लाइन के आगे तो क्वेश्चन मार्क है, बट उसके बाद सेकंड स्टैंजा में एंड में देखो कुछ भी नहीं है 3 लाइन में, यानी कि लाइन नंबर 6, 7, 8, यानी कि आई नो से लेकर ग्रेट तक कुछ भी नहीं है। तो अगर इसके उठा के कुछ लाइन दे दी गई तो यहाँ पर इंजैम्बमेंट होगा। मैंने तुम्हें बताया था इंजैम्बमेंट वहाँ होता है जहाँ एंड में, लाइन के एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क ना हो। फिर इस पोयम में ही पूरा क्या यूज किया गया है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ गया कि विच पोएटिक डिवाइस इज द हाईलाइट ऑफ दिस पोएम। तो इमेजरी, इमेजरी क्या होता है, जहां पर हम किसी वर्ड को, वर्ड की लिटरल मीनिंग का ना यूज करें बल्कि कुछ इमेजिन करवा के यूज करवाएं, तो वहां पर इमेजरी होगा। जैसा कि फायर एंड आइस का कुछ और इमेजिनरी मीनिंग है। फिर इस पोएम के वर्ड्स में आ जाते हैं। स्टार्ट जहां हो रही पोएम देखो जरा, मैंने कहा था ना कहीं पर भी तुमने सबसे पहले देखना है कि इंजैममेंट है या नहीं, फिर दूसरा देखना है कहाँ कहाँ पे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। पहली लाइन में देख यार, सम से एस एस आ रहा है, दूसरे में भी एस एस आ रहा है, तो एस एस यानी कि सेम लेटर रिपीट हो तो उसे हम कहते हैं एलिटरेशन। फिर अगर सिर्फ 2 लाइन शुरू की दे दी, डर नहीं यार, पूरा आता नहीं जल्दी ये सब, बट कभी कभी आ सकता है, तो समझ लो एक बार। तुम बोलो तो समझाने के लिए मैं अलग से पोएटिक डिवाइसेस पे वीडियो बना दूंगा। इंस्टाग्राम पे क्विजेस होते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। देखो नेक्स्ट, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब दोनों लाइन अगर दे देते हैं एग्जाम में और पूछते हैं इन दोनों लाइन्स में कौन सा है, तो सम सम देख रहे हो, 2 वर्ड अगर एक साथ यूज किए जाएं, 2 वर्ड, 2 लेटर अगर बगल बगल यूज किए जाएं तो होगा एलिटरेशन। 2 वर्ड्स अगर यूज कर दिए जाएं, सेम वर्ड, सम सम सेम वर्ड दोनों लाइन में, तो उसे हम बोलते हैं एनाफोरा। बस इतने ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तुम्हारे इस पोएम की। राइम स्कीम आ सकता है यार, तो राइम स्कीम कैसे निकालना है वो भी सिखाया है। लाइंस की एंड एंड वर्ड देखो कैसे कैसे राइम हो रहे हैं। फायर के साथ क्या राइम हो रहा है, फायर के साथ आइस नहीं, डिजायर हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर फायर हो रहा है, ठीक है। तो ए से स्टार्ट कर दो, ए पहले को भी नाम दे दो और सेकंड नहीं थर्ड वर्ड यानी कि डिजायर को, और फोर्थ फायर को, ए। बीच वाले वर्ड को जो नहीं राइम हो रहा उसे बी नाम दे दो। फिर आगे आइस से क्या, ट्वाइस, इसे भी बी दे दो। फिर हेट, अब ये दूसरा आ गया ना, ये फायर से हो रहा है ना ये आइस से हो रहा है, तो ये क्या है हेट, इसको सी दे दो। फिर आइस आ गया तो फिर बी दे दो। फिर ग्रेट, हेट के साथ ग्रेट आ गया ना, तो ये सी हो गया, एंड देन एंड में आइस तो बी हो गया। तो क्या आता है हमारा राइम स्कीम, ए बी सी बी। यार आसानी से तुम कर सकते हो, रटना नहीं है कुछ भी। अब ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दूसरी और आखिरी पोएम थी, इसे करते हैं स्वाहा। देखो यार, एक होता है शेर और एक होता है चिड़ियाघर का शेर। इस बेचारे का नाम तक बर्बाद हो जाता है इसी शब्द चिड़ियाघर की वजह से। तो आज के इस पोयम में भी हम लोग यही देखेंगे कि एक शेर जो जंगल में रहता है और एक शेर जो बेचारा चिड़ियाघर में पड़ा हुआ रहता है, उसके बीच में क्या अंतर रहता है, उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए से शुरू करते हैं। चैप्टर के एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू मिल जाएंगे। प्रॉपर तुम्हारी वर्कशीट का पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाओ, पूरी वर्कशीट डाउनलोड करो और एकदम गजब तरीके से अपना रिवीजन मार लो इस चैप्टर का। तो चलो अब अपने फर्स्ट स्टैंजा को शुरू करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज अगर ही को सुन के तुम्हारा दिमाग पानी पानी नहीं हुआ ना, इसका मतलब 9th क्लास में तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस बंक मार रहे थे अंग्रेजी वाली। ही यार सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है और एनिमल्स के लिए इट इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर शुरू में ही है, इसका मतलब यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार अगर हिंदी में बोले तो। सो इस पूरे पोएम में टाइगर को एक इंसान के तरीके से दिखाया गया है। मतलब ये शेर नहीं, शेर खान है। वैसे ये शेर है भी नहीं, ये तो टाइगर है। तो चलो यार इसे दिमाग में रखते हुए अपने फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। देखो यार इसमें पोइट कहते हैं कि टाइगर को ना यार उतना बड़ा केज नहीं मिला हुआ है, तो वो अपने छोटे से ही केज में, जहां पर बस कुछ कदम चलने की जगह है, वहां पर वो अपने ब्राइट और एकदम चमचमाती हुई स्ट्राइप्स के साथ चलता है।
और साथ ही में यहाँ पर उसके पैरों को, जिसे अंग्रेजी में पॉज कहा जाता है, उसे एक पैड्स ऑफ वेलवेट कहा गया है। मतलब कि यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है और साधारण भाषा में पॉज ना लिखते हुए यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट बताया गया है। क्यों? क्योंकि यार देखो, शेर के पॉज भी यार बहुत फ्लफी होते हैं, फर उस पे रहता है, और वैसे ही वेलवेट भी बहुत फ्लफी होता है, बहुत स्मूथ होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट लिखा गया है। और इन हिज क्वाइट रेज, मतलब वो साधारण तरीके से नहीं चल रहा है, गुस्से में चल रहा है, और उसका गुस्सा उसकी आंखों में झलक रहा है, उसका गुस्सा उसके अंदर है। सो ये था अपना फर्स्ट स्टैंजा। अब चलो अपने सेकंड स्टैंजा को देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब यहां पर अपने पोएट, बहुत गजब आदमी है ये, यहां पर अपने पोएट कहते हैं कि उसको करना क्या क्या चाहिए। तो उसको शैडोज के पीछे छुपकर शिकार करना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, मतलब लंबे लंबे ग्रासेस के पीछे छुप जाओ और फिर आगे कोई शिकार आए तब उसको मार दो, पकड़ लो, खा लो, ये सब करना चाहिए उसको। नियर द वाटर होल, उसको वाटर होल के पास, किसी पॉन्ड वॉन्ड के पास में जाकर छुपे रहना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प डियर का मतलब होता है फैटी डियर, मतलब मोटा डियर। तो किसी पॉन्ड वॉन्ड के किनारे यार उसको लंबी लंबी ग्रासेस के पीछे छुपा होना चाहिए और शिकार वगैरह करना चाहिए मोटी मोटी डियर्स का। इसके बाद थर्ड स्टैंजा पे आते हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। मतलब कि यार उसको जंगल के किनारे पर गुर्राना चाहिए। स्नार्लिंग मतलब होता है गुर्राना। तुम लोगों ने डिस्कवरी पर तो टाइगर का गुर्राना सुना ही होगा, यहां भी सुन लो। एडिटर भैया एक शेर के गुर्राने की आवाज लगा दो तो। अरे ये वाली नहीं भैया, शेर की आवाज लगाओ। हाँ, तो ऐसा गुर्राता है शेर। अब आगे चलते हैं। तो उसको जंगल के किनारे खड़े होकर, जो आसपास सिटीज वगैरह हैं, गांव वगैरह हैं, वहां पर गुर्राना चाहिए और अपने जो वाइट फैंग्स है, मतलब अपने बड़े बड़े सफेद सफेद चमचमाते दांत और उसके नाखूनों के साथ चलना चाहिए और पूरे विलेज को डराकर रखना चाहिए। मतलब चौड़ देख रहे हो इस आदमी की, मतलब ये जंगल में रहे तो विलेज विलेज के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, और यहाँ पर इसको छोटे छोटे बच्चे पॉपकॉर्न डाल रहे हैं इसके केज पे। और यही दुख हम लोगों को थर्ड स्टैंजा पर दिखता है। अपने नेक्स्ट स्टैंजा पर, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bar, stalking the length of his cage, ignoring the visitors। मतलब कि यार अब वो एक पिंजड़े के अंदर बंद है, एक कंक्रीट पिंजड़े के अंदर बंद है, लोहे की सलाखों के पीछे बंद है। बेचारा करे क्या, बच्चे भी पॉपकॉर्न फेंक कर जा रहे हैं, गुस्सा भी वो कुछ कर नहीं सकता है। इसी वजह से वो बस अपने केज को देखता है और ये जो विजिटर्स आते हैं उन्हें इग्नोर करता है, क्योंकि यार अब करे क्या वो। इसके बाद आखिरी स्टैंजा है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। मतलब कि वो रात में आखिरी एक आवाज सुनता है, और वो किसकी रहती है? पेट्रोलिंग कार्स की। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। बेचारा बस रात भर चमचमाते आंखों से चमचमाते सितारों को देखता रहता है और कुछ बेचारा कर भी नहीं पा रहा है। सो यही था यार पूरा पोयम। लेस्ली नॉरिस ने इसको लिखा है। पोएट का नाम याद कर लोगे तो फ्री फोकट का 1 नंबर तुम्हारा मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि तुम लोग नाम याद कर लो। अब चलो यार इस चैप्टर का राइमिंग स्कीम देख लेते हैं, मतलब वो ABCD वाला। सो ही स्टॉक्स इन इट विविड स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज। कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? हाँ, केज और रेज की सिमिलैरिटी है। सो हम लोग यहाँ A लिखेंगे, B लिखेंगे, C लिखेंगे और फिर B लिखेंगे, क्योंकि केज और रेज एक ही जैसे हैं। सो ऐसे ही हम लोग अपनी राइमिंग स्कीम बनाते हैं किसी भी स्टैंजा की। तुमको क्या करना रहता है कि किसी भी स्टैंजा का बस आखिरी वर्ड पढ़ो और जो वर्ड मैच कर रहे हैं आपस में उनको एक सिंपल लेटर दे दो। जैसे शैडो है तो इसको A देंगे हम लोग, फिर ग्रास है तो ये शैडो और ग्रास मैच नहीं कर रहे हैं तो इसको B दे देते हैं, मैच नहीं कर रहे हैं तो कोई अलग लेटर दे देंगे। इसके बाद होल है तो शैडो, होल, ग्रास, ये तीनों मैच नहीं कर रहे हैं तो इसको C दे देंगे। एंड आखिरी में है पास। अब देखो यार, ग्रास और पास दोनों मैच कर रहे हैं तो ग्रास को हम लोग B दिए थे तो पास को भी हम लोग B दे देंगे। तो ऐसे ही तुम लोग किसी भी स्टैंजा के एग्जाम में अगर तुम्हारे MCQ में आ जाए कि इसकी राइमिंग स्कीम बताओ तो तुम लोग ऐसे निकाल सकते हो। बस आखिरी वर्ड पढ़ो और जो मैच करे उसको एक लेटर दे दो। एंड हाँ, ABCD के थ्रू जाना, ये नहीं कि तुम लोग XYZ ले रहे हो और कुछ ऐसे अपना फलाना ढिमकाना दिमाग चला रहे हो। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब इस चैप्टर के अगर कुछ मेन इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीचेस को देखें तो देखो यार, पहला रहेगा यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है, मतलब मानवीकरण अलंकार। यहाँ पर शेर को, मतलब टाइगर को एक ह्यूमन की तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पॉज को यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट कहा गया है, जो कि एक मेटाफर है।
और अगर हम लोग तुम्हारे फर्स्ट स्टैंजा का देखें तो तुम्हारा क्वाइट रेज, देखो यार क्वाइट मतलब होता है शांत और रेज मतलब होता है गुस्सा, क्रोधित इंसान। तो ये दोनों एक साथ में लिखा गया है, ये दोनों अपोजिट मीनिंग शो करते हैं लेकिन एक साथ में लिखे गए हैं। तो यहां पर होगा तुम्हारा ऑक्सीमोरॉन, जहां पर दो वर्ड जो अपोजिट मीनिंग या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग शो करते हो और उन्हें साथ में लिखा गया हो तो वहां पर ऑक्सीमोरॉन होता है। इसके बाद यार तुम्हारा थर्ड स्टैंजा में भी स्नार्लिंग, ये एक नॉइस है, ये एक आवाज है, इसी वजह से यहां पर ओनोमेटोपिया इस्तेमाल हुआ है। अब चलो यार बिना टाइम वेस्ट के इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। तुम लोगों को ये वर्कशीट में भी मिल जाएंगे तो अपना वहां पर जाकर भी पढ़ लेना, लेकिन यहां पर समझ लो। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि एट व्हाट डज द टाइगर लुक एट इन नाइट। इसका ऑप्शन ए है पेट्रोलिंग कार्स, हिज हाउस, स्टार्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यार वो स्टार्स को, ब्राइट स्टार्स को वो देखता है, ब्रिलियंट स्टार को वो देखता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक। ए सैड, बी ब्रिलियंट, सी डार्क या फिर डी लाइट। तुम्हारा करोड़पति का क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दो। सो थोड़ा सा सोचोगे तो तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा जो कि है ब्रिलियंट। ये तुम्हारे पोएम में भी एकदम साफ साफ लिखा गया है कि ब्रिलियंट आईज से वो ब्रिलियंट स्टार को देखता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं कि हाउ डज द केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर। वो क्या करता है विजिटर्स को देखकर। ही इग्नोर्स देम या फिर विथ अ हैप्पी फेस वो उनको मीट करता है, या फिर विथ अ सैड फेस या फिर प्राउडली। सो इसका आंसर होगा ही इग्नोर्स देम, ये तुम्हारे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु पासेस नियर दी वाटर होल। वाटर होल के पास से कौन पास होता है। फैट पिग, फैट बफेलो, फैट डियर या फिर सभी लोग पास होते हैं। तो तुम्हारे पोएम में फैट डियर लिखा गया है तो इसका आंसर होगा फैट डियर, ऑप्शन सी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेयर शुड द टाइगर हाइड हिमसेल्फ। उसको अपने आप को कहां छुपाना चाहिए। ए बिहाइंड द ट्रीज, इन द शैडोज, इन द हाउस, इन द जंगल। तो इसका करेक्ट आंसर एकदम साफ साफ तुम लोगों को दिख रहा होगा, इन द शैडोज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ जंगल। लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, इग्नोरिंग विजिटर्स या फिर बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स। तो ऊपर के तीनों तो यार चिड़ियाघर वाले हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बियरिंग हिज व्हाइट फैंग्स। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बाय इग्नोरिंग विजिटर व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से। ए कि टाइगर नोज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड, बी देयर इज नो यूजेज ऑफ शोइंग रेज, या फिर सी ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज। तो देखो यार इसके सभी ऑप्शन सही होंगे क्योंकि चिड़ियाघर में ये तीनों चीज उसके साथ हो रही थी। इसके बाद एक पोएटिक डिवाइस से क्वेश्चन कर लेते हैं कि नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन बियरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, हिज क्लॉज। सो इसका ऑप्शन ए है मेटाफर, दूसरा है सोनेंस, सी ऑक्सीमोरॉन या फिर कॉन्सोनेंस। तो इसका यार ऑप्शन डी सही होगा, कॉन्सोनेंस, जो कि साफ साफ दिख रहा है ऊपर वाले ये तीनों नहीं हो सकते हैं। इसके बाद चलो अब हम लोग एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो तुम्हारे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आ सकता है। सो देखो यार तुम्हें एक स्टैंजा दिया गया है, 4 लाइन दी गई है और उसके नीचे तुम्हें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब कई सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। उनमें में से एक क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें एक स्टैंजा दिया गया है कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। इस वाले स्टैंजा को पढ़कर तुम्हें नीचे दिए गए एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 4 पिक्चर्स बनी हुई हैं और इसमें पूछा गया है कि कौन सी पिक्चर इन लाइंस को डिफाइन करती है एकदम अच्छे से। तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज करो, इमेजेस को अच्छे से देखो और सोचो कि कौन सा आंसर सही होगा। सो देखने के बाद तुम लोगों को पता चलेगा कि ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। और ऐसे ही कई सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तुम लोगों को नीचे कंपेटेंसी बेस्ड और वर्कशीट के पीडीएफ में मिल जाएंगे जहां से तुम लोग एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो यार ये जो पोएट लोग होते हैं ना, इनके लाइफ में अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो राइमिंग जाए तेल लेने कविता ये लोग लिख ही देते हैं। ऐसे ही ये भी पोएम है कि जॉन बेरीमैन अंकल के सामने एक अच्छा सा इंसिडेंट हुआ। एक प्यारा सा बच्चा बॉल से खेल रहा था, बॉल पानी में टपक से गिर गई। अब उसी के ऊपर उन्होंने एक प्रॉपर कविता लिख दी। अब राइमिंग गई है इसमें तेल लेने और ये प्रॉपर पैराग्राफ टाइप ही लिखा जा चुका है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में राइमिंग स्कीम नहीं इस्तेमाल हुई है। राइमिंग स्कीम मतलब वो ABCD ये सब जो तुम लोग लिखते हो उसे ही राइमिंग स्कीम कहते हैं। तो मैं पहले तुम लोग को अच्छे से इसका स्टोरी लाइन बता देता हूं कि आखिर इस पोएम में चल क्या रहा है, मतलब इसका समरी क्या है। फिर बाद में हम लोग इसका अच्छे से मीनिंग वगैरह पढ़कर देख लेंगे।
तो देखो यार सीन क्या है कि जॉन बेरीमैन अंकल एक हार्बर के किनारे खड़े हुए हैं। हार्बर यार जहां पर शिप्स वगैरह पानी की जहाजें लगी रहती हैं। वहां पर वो देखते हैं कि एक छोटा सा चिंटू बॉल से खेल रहा है, बहुत खुश है, बॉल भी बहुत खुश लगी उनको और वो दोनों खेल रहे थे। अचानक से वो बच्चा बहुत उदास हो जाता है। फिर वो जब पास जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी बॉल गिर गई है पानी में। इस इंसिडेंट को देखकर वो इतना प्रभावित हो जाते हैं कि पूरे जीवन का रहस्य बता देते हैं कि यहाँ पर ये बच्चा क्या सीख रहा है, इसके अंदर क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, कैसा इसको लग रहा है, फील क्या हो रहा है। अब चलो इसी रिएक्शन को हम लोग इस पोएम से पढ़कर समझते हैं। पोएम शुरू करने से पहले यार इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो पहले इस पोएम का हम लोग 4 लाइन देखते हैं और फिर उसका मीनिंग समझते हैं। वॉट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, वॉट इज ही टू डू, I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There, it is in the water. अब देखो यार लेखक देखते हैं कि वो बच्चा इतना उदास क्यों लग रहा है, क्या हो गया उसके साथ। अभी तो वो खुशी के साथ अपने बॉल के साथ खेल रहा था, उसकी बॉल भी मैरिली बाउंस कर रही थी, मतलब खुशी से एकदम टपाक टपाक बाउंस कर रही थी उसके साथ खेलने में, उस बॉल को भी मजा आ रहा था। और फिर उसकी बॉल पानी में गिर गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, मतलब अब उस लड़के से कोई फायदा नहीं है ये कहने का कि और भी कई सारी बॉल हैं, तुम दूसरी बॉल से खेल सकते हो। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. मतलब पोएट कहते हैं कि अब ये उसकी उदासी उसके अंदर इतनी भर चुकी है कि वो कांपने लग गया है, शिविर करने लग गया है। वो थोड़ा बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा उदास है। वो उस बॉल के साथ बिताए हुए अपने पास्ट को भी याद कर रहा है कि कैसे टुपुक टुपुक हम दोनों खेला करते थे, वो बॉल कितनी प्यारी थी, और इन्हीं सब यादों के साथ वो पानी में देख रहा है। पोएट कहते हैं कि अब मैं उस बच्चे को परेशान नहीं करूंगा, उसके अंदर एवोल्यूशन हो रहा है, वो इवॉल्व कर रहा है, उसे पता चल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो आए और वो उसके लिए अच्छे हैं। इसके बाद अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. Now he senses his first responsibility. In a world of possessions, people will take balls. Ball will be lost always, little boy. अब यार इसके आगे पोएट कहते हैं कि एक डाइम की तो बॉल आ जाती है, एक डाइम यहाँ पर एक करेंसी है, तो एक डाइम की एक बॉल आ जाती है और वो बॉल अब उस बच्चे के लिए वर्थलेस है। पोएट उस बच्चे के पेरेंट्स कई सारी बॉल खरीद सकते हैं लेकिन वो उस बच्चे के लिए वर्थलेस है। अब उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल रहा है, उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। बचपन में तुम लोग भी बहुत तोड़फोड़ किए होगे और कुछ पता नहीं चलता है, फील नहीं होता है कि तुम कंप्यूटर फेंक रहे हो कि किसी का फोन फेंक रहे हो। उस टाइम पर तो बस फेंकने में ही ध्यान रहता है। अभी चुटपुटिया बच्चों को देख लो अपने आसपास, अगर कहीं दिखते हो, वो लोग यार कुछ भी फेंक देते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता, उनको कुछ बुरा नहीं लगता है, और ऊपर से फेंकने के बाद बत्ती सी भी दिखाते हैं। कुछ सालों तक ऐसे तोड़ू फोड़ू रहने के बाद धीरे धीरे उन्हें कुछ चीजों से अटैचमेंट होने लगे। कोई भी टॉय वगैरह है उनका, अगर तुम छू दोगे उन चीजों को तो वो गब्बर सिंह बन जाएंगे तुम्हारे लिए। तो धीरे धीरे करके उन्हें अटैचमेंट होने लगती है और वही सेम टाइप की अटैचमेंट थी उस बच्चे की उस बॉल के साथ। तो जब वो गुम हो गई तो फिर उसे लगा कि नहीं, ये मेरी वजह से गुम हुई है, और उसे पता चलता है कि हाँ, अगर मैं किसी चीज को अच्छे से नहीं रखूंगा तो वो चीज खो जाएगी। और यहाँ पर पोएट कहते हैं कि उसे अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चला वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस में। अब पोजेशन क्या होता है भैया, ये पूछोगे तुम लोग, तो देखो यार पोजेशन वही होता है जो कबीर भैया का प्रीति के लिए था। तो मतलब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऐसी चीजें जो तुम्हारी हैं, जिन पर तुम्हारा अधिकार है, मतलब अगर वो टूटेंगी फूटेंगी तो तुम्हारे वजह से, और अगर कोई और तोड़ फोड़ देगा तो तुम उसको तोड़ फोड़ दोगे। इसे कहते हैं पोजेशन, मतलब कि अधिकार। तुम लोग अगर आसपास नोटिस करोगे तो सब लोग अपनी चीजों को संभाल कर ही रखते हैं। मतलब कि कोई कार बाइक साइकिल वगैरह खड़ी करके गया तो वो देखता रहेगा, आधे एक घंटे में देखेगा, झांकेगा कि कहीं कोई शीशा उषा तो नहीं फूट गया, कोई बॉल ऑल तो नहीं लग गई। ऐसे ही तुम्हारे चुटपुटिया दोस्त का अगर तुम पेन ले लोगे तो तुमको देखता रहेगा कि ये वापस कर रहा है कि नहीं, कब वापस करेगा। सो इन्हें हम लोग पोजेसिवनेस कहते हैं। सो इसी वजह से पोएट ने इसे वर्ल्ड ऑफ पोजेशन कहा है। और ये भी कहा है कि पीपल विल टेक बॉल, बॉल विल बी ऑलवेज लॉस्ट, मतलब कि ये जो तुम्हारी चीजें हैं वो गुम होती रहेंगी। आगे चलकर कभी कोई चीज नहीं मिली तुम्हें तो तुम्हें बुरा लगेगा, ऐसे तुम्हारी कोई चीज टूट फूट गई किसी की गलती की वजह से तब तुम्हें बुरा लगेगा। ये सारी चीजें होती रहेंगी। मनी इज एक्सटर्नल, मतलब मनी उपरोक्षा है, बाहरी है। अगर तुम्हारी कोई प्यारी चीज टूट फूट जाती है, फिर कहीं कोई ले लेता है, कोई चोरी हो जाती है, तो तुम मनी से उस जैसी दिखने वाली दूसरी चीज तो खरीद सकते हो लेकिन वो नहीं रहेगी, तुम्हारा लगाव उस चीज के साथ उतना नहीं रहेगा।
He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. मतलब कि यहाँ पर उस बेचारे के छोटे से बॉल को जिंदगी भर के लेवल पर एक्सटेंड कर दिया है जॉन बेरीमैन साहब ने। यहाँ पर इस पोएम में वो ये भी कह रहे हैं कि वो छोटा सा बच्चा भी सीख रहा है, वो अपने पहले लॉस को झेल रहा है, उसको पता चल रहा है कि अपनी कोई चीज खोने के बाद कितना दुख होता है। आगे चल के उसकी और भी कई सारी चीजें खोएंगी, उसके मन मर्जी से कोई काम वगैरह नहीं होगा, उसकी प्यारी चीजें उससे दूर जाती रहेंगी, और इन्हीं सब प्रोसेस से वो ये सीख रहा है कि आखिर फिर से खड़ा कैसे हुआ जाए, फिर से नॉर्मल कैसे हुआ जाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। किसी लॉस के बाद फिर से स्टैंड अप कैसे किया जाए। सो देखो यार, यही थी तुम्हारी पूरी पोएम जैसा तुम लोगों को कुछ मिला नहीं। जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ABCD कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो चलो यार, अब जल्दी से इसके कुछ MCQ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, गिविंग अनदर बॉल टू अ चाइल्ड इज A सेंसलेस, B वर्थलेस, C यूजलेस या फिर D हार्मलेस। तो देखो यार, इसमें तुम लोग सेंसलेस, वर्थलेस या फिर यूजलेस तीनों में कंफ्यूज हो रहे होगे, तो इसका सही आंसर है B वर्थलेस। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग, टू बियर लॉस, टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, टू बी रिस्पॉन्सिबल या फिर D टू बी केयरफुल। सो इसका सही आंसर रहेगा C टू बी रिस्पॉन्सिबल। उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चल रहा है। एंड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे टर्म 1 में आ सकता है कि व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट। सो ये तुम्हारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन टाइप में आ सकता है कि तुम्हारी 4 लाइन दे दी पोएम की और उसमें एक क्वेश्चन ये फिट कर दिया कि बॉल का प्राइस कितना था। सो इसका सही आंसर होगा 1 डाइम। एंड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस। A stands rigid, B trembles, C stares या फिर D all of them। सो पोएम में भी साफ लिखा है यार, इसका आंसर होगा D all of them। अब यार कुछ ग्रामर और पोएटिक डिवाइस से भी क्वेश्चंस देख लेते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। नेम द लिटरली डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। यहां पर तुम लोगों को बी 3-4 बार ऐसे सुनाई दे रहा है, बाइज बॉल बैक। सो इसका आंसर होगा C एलिट्रेशन। एंड पोएम में यार कुछ लिटरली डिवाइस और यूज्ड हुए हैं, जैसे एनाफोरा जो शुरुआत में तुम्हारा यूज हुआ है, वॉट 2 बार आ गया है। अगर किसी 2 लाइन में एक ही वर्ड को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे एनाफोरा कहते हैं। जैसे वॉट शुरुआत वाली लाइन में भी है, फिर इसके बाद सेकंड लाइन में वॉट, फिर मैरिली भी 2 बार इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद रेपिटेशन सेम कि अगर किसी वर्ड को रिपीट किया जा रहा है, जैसे वॉट, इसके बाद बॉल्स। यहां पर एक इमेजरी भी इस्तेमाल की गई है मैरिली बाउंसिंग में। सो देखो यार, बॉल बस बाउंस करती है, कोई बॉल खुशी से उदास होकर ऐसे तो बाउंस करेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर एक इमेज बनाई गई है, एक इमेजरी बनाई गई है, एक सीन क्रिएट किया गया है कि एक लड़का और एक बॉल दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खुशी से खेल रहे हैं। सो यहाँ पर इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। अब तुम्हारे कुछ ऐसे चुटपुटिया डाउट्स ले लेते हैं जो तुम टीचर से नहीं पूछ पाते हो, जैसे कुछ वर्ड का वर्ड मीनिंग। और क्योंकि स्कूल के टीचर सबको शेक्सपियर के परपोते समझते हैं, तो इन सब का अगर तुमको वर्ड मीनिंग नहीं पता रहेगा तो क्लास में तुम्हारा इज्जत का कचरा हो जाएगा। इसी वजह से एक एक मीनिंग को समझ लो। जैसे कि मैरिली का मतलब होता है खुशी, मैरिली बाउंसिंग का मतलब खुशी से कूदना, बाउंस करना। रिजिड का मतलब एक जैसे खड़े रहना, मतलब पत्थर की तरह। स्टैंड्स रिजिड मतलब उदासी में वो लड़का एकदम खड़ा ही है, वो देख ही रहा है नीचे, हिल डुल नहीं रहा है। ट्रेम्बलिंग मतलब अंदर से बहुत परेशान रहना, परेशानी में शिविर करना, उदास रहना। इसके बाद पोजेशन का मतलब तो तुम लोग को पता चल ही गया। एक वर्ड आया था यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी। तो देखो यार, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझना। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब कि लॉस को अंडरस्टैंड करना, उसकी फीलिंग कैसी होती है उसे अंडरस्टैंड करना। सो ये थे तुम्हारे कुछ मेन वर्ड्स, इनको याद करके तुम क्लास में चीता बन सकते हो। सो इसको अच्छे से याद कर लो। एंड एग्जाम में भी तुमको ये जो सिनोनिम्स खोजने वाले क्वेश्चंस रहते हैं उनमें भी 1-2 नंबर फ्री में मिल जाएगा। सो इसी के साथ यार हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को एकदम अच्छे से गजब तरीके से खत्म कर दिया है। चैन की सांस लो और चैनल को सब्सक्राइब किया, ये 10th खत्म होने के बाद करोगे, जस्ट अभी करो क्योंकि आगे आने वाली वीडियो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है। सही बात है। तो यार खत्म कर लिया है हमने पूरा टर्म 1 का पोएम वाला पोर्शन। जितनी पोएम्स थी, लिटरेचर भी अपलोड हो चुका है, इसी तरह एनिमेटेड लेक्चर्स विद वर्कशीट जाकर देखो, चैनल शेयर करो और उसके बाद क्या जाना जा पढ़ ले।